अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स अकाउंटिंग की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट ए डिस्कस करेंगे। अब तक हम जो पिछले सारे टॉपिक्स हैं वो कवर कर चुके हैं और सेक्शन 3 जिसमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमारा शुरू हो रहा है। पार्ट ए में इनकम स्टेटमेंट कवर होती है, तो हम इनकम स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। इनकम स्टेटमेंट आप लोग देख चुके हैं, पहले भी डिस्कस हो चुकी है। इनकम स्टेटमेंट जो है वो दो सेक्शन से मबनी होती है। पहला सेक्शन जो है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, दूसरे सेक्शन में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑफ द ईयर कहते हैं हम उसको, वो निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हिसाब से देखें तो जितने का भी सामान बना, जो बेचा था और कितने का वो बिका, तो जो सेल्स या रेवेन्यू है हमारा, उसमें से अगर हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर लें तो जो बचता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब सामान तो बन गया था इतने का और ये इतने का बिका, लेकिन सामान को बेचने के लिए भी कोई एफर्ट्स करनी पड़ी। बना तो जितने का था वो हमने निकाल लिया कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, लेकिन जब उसको हमने बेचने के लिए निकले तो उसको बेचने के लिए भी कुछ एफर्ट्स करनी पड़ी। एक ऑफिस बनाना पड़ा, वहाँ का कोई किराया देना पड़ा, कोई सेल्स मैन रखने पड़े, कुछ भी जो भी एफर्ट्स आपकी गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद से, इवन ट्रांसपोर्टेशन जो लगी यहाँ से कस्टमर तक पहुँचाने के लिए, वो तमाम जो एक्सपेंस हैं वो सारे कहलाते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मुख्तलिफ नाम है जो आगे आते जाएंगे, हम डिस्कस करते जाएंगे। तो जब हम इस ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंस जो भी हैं उनको लिस्ट करके जब हम माइनस करेंगे तो जो अमाउंट बनेगी वो हमारा होगा नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ये बात समझ आती है? दिस इज द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट डबल एंट्री का पार्ट होती है, यानी कोई चीज़ इनकम स्टेटमेंट में ड्रॉप होती है तो वहाँ से क्लोज होती है और यहाँ पे आकर ड्रॉप होती है, फिर यहाँ से क्लोज होती है और वहाँ जाके ओपन होती है। ये बात समझ रहे हैं आप? जैसे कि एक्सपेंस था हमारा रेंट एक्सपेंस, 6 महीने का रेंट एक्सपेंस जमा हुआ, रेंट एक्सपेंस को वहाँ से क्लोज करेंगे हम और इनकम स्टेटमेंट को हम ओपन करेंगे। फिर जब इनकम स्टेटमेंट क्लोज होगी, अगर कोई बैलेंस बचा है किसी चीज़ का तो वो वहाँ पे इनकम स्टेटमेंट को क्लोज करके वापस से रीओपन होगा, जैसे स्टॉक्स का होता है। तो ये मैं भी प्रोसेस दिखाऊंगा, ये अभी आगे आ रहा है, पूरा डिस्कशन इसी के बारे में। अच्छा, तो इनकम स्टेटमेंट बनती कहाँ से है? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये दोनों जिसको कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कह रहे हैं, ये दोनों बनती कहाँ से हैं? उस जिस जगह से इनको उठा के लेके आते हैं नॉर्मली उसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस। नाम सुना है आपने कभी? जी, पेज नंबर 96 पे आपके पास ट्रायल बैलेंस की एक एग्जांपल मौजूद है और इसी एग्जांपल को लेकर इन्होंने पूरा चैप्टर सॉल्व किया। अब इस ट्रायल बैलेंस पे एक नज़र डालिएगा ज़रा। तो इन्होंने क्या किया है कि जो भी अकाउंट्स थे, सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस, सारे रेवेन्यूज, सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज, सारा कैपिटल, सब कुछ, ड्राइंग सब एक ही जगह जमा कर दिया। और वो इन्फॉर्मेशन जो कि अकाउंटिंग में नहीं भी आई होती वो भी यहाँ मेंशन कर दी। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो देख लें रेवेन्यू कितना था, कॉलम 2 बना है डेबिट क्रेडिट के, और सारे डेबिट सारे क्रेडिट्स जो है वो लिस्ट डाउन कर दिए, जितने भी अकाउंट्स आपके थे। एक नज़र जल्दी से देखें तो रेवेन्यू, सेल्स, रिटर्न। रेवेन्यू को आप सेल्स कह सकते हैं ना, रेवेन्यू लिखा हुआ है जहाँ पे, उसको आप सेल्स भी कह सकते हैं। सेल्स रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स, कैरेज इनवर्ट पता है ना आप लोगों को क्या होता है? वो ट्रांसपोर्ट जो गुड्स को आपकी फैक्ट्री में लाने के लिए इस्तेमाल हुआ। इन्वेंट्री एज ऑफ 1 जून 2008, ये कौन सी इन्वेंट्री कहलाती है जो ट्रायल बैलेंस में आती है? ये ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाती है। ठीक है, इन्वेंट्री जो है वो ट्रायल बैलेंस में जो लिखी हुई होती है वो ओपनिंग होती है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं होती। क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ होती है? ज़रा देखिएगा, आप सबसे नीचे कुछ लिखा होगा, द इन्वेंट्री ऑफ 31 मई वॉज वैल्यूड। ये कितनी थी? ये क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाएगी। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री देखिए कब की है? 1 जून। और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 31 मई की है। ठीक है, ये हमने पीछे जाके नॉमिनल लेजर में जाके देखा तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री 2007 की है, ये 7 की।
फिर ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने बताया कि नीचे मेंशन होती है, और डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, वेजेस, जो भी कुछ हुआ बिजनेस में, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई, उसके जो जो अकाउंट्स बने, सारे ही इन्होंने यहाँ पे मार्क कर दिए। अब मैंने आप लोगों को सिखाया था, पहला काम हम क्या करते हैं, इस पे से निकालते हैं कि एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, यानी रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या है, और आपका एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है। तो इससे पता चलता है कि जो रेवेन्यू और इनकम है और जो एक्सपेंस है वो सारे के सारा इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। जो ओनर इक्विटी यानी कैपिटल, और जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी बैलेंस शीट में जाएंगी। मैं बैलेंस शीट ही बोलता रहूँगा, आप उसको स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंस क्या पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के नीचे, आदत बनाएं, खोल के रखें प्लीज़, पेज नंबर 96 खोल के रखिए। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे उन्होंने कहा, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मई 2008 समीट टू गुड्स कॉस्टिंग 300। ट्रायल बैलेंस में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, देख रहे हैं आप लोगों को, नजर आ रहा है सवार भाई, आखिर में एक जुमला लिखा हुआ है इसको इसको नोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट्स एट द एंड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ये नोट्स जो हैं, ये रिक्वायर करते हैं कि इनकी डबल एंट्री की जाएगी, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर कुछ इजाफी इंफॉर्मेशन है जो समझ लें रिकॉर्ड होने से रह गई, ऐसा समझ लें फिलहाल। तो जो चीज़ रिकॉर्ड होने से रह गई वो किसी एक जगह नहीं डाली जाएगी। फिर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड होने से रह गई और रिकॉर्डिंग करनी है, तो हर वो चीज़ रिकॉर्ड होती है तो डबल एंट्री से रिकॉर्ड होती है ना, कुछ डेबिट भी होगा कुछ क्रेडिट भी होगा, खाली एक जगह जाके पुट नहीं कर दी जाएगी कोई चीज़। बात समझ आ रही है दुल्ला भाई? तो जो उन्होंने कहा कि आमिर ने कुछ सामान ले लिया, तो ड्राइंग, डेबिट, इन्वेंट्री, क्रेडिट, कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना जो डबल एंट्री यहाँ पे बनेगी। कोई चीज़ कम होगी, कोई चीज़ बढ़ेगी, कोई चीज़ डेबिट होगी, कोई चीज़ क्रेडिट होगी। और बताया इन्होंने इसकी एंट्रीज नहीं हुई हुई, तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्रीज करेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस को यूज़ करेंगे ताकि करेक्ट फिगर्स हमारे पास आ रही हों। बहरहाल ये सारा काम अभी आगे हो जाएगा, फिलहाल आपको ट्रायल बैलेंस की शक्ल दिखाना मकसूद था। अच्छा जी, हम कहते हैं जो पहला सेक्शन है ट्रायल इनकम स्टेटमेंट का, उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग सेक्शन। ट्रेडिंग सेक्शन कहते हैं जहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो आप देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के फॉर्मूले को आहिस्ता आहिस्ता लंबा करके दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अगर आप यहाँ मेरे पास देखिएगा, मेरे टैबलेट पे देखिएगा प्लीज़, आप लोगों को नज़र आ रहा है? तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आसान है। लेकिन अगर सेल्स निकालें तो ये सेल्स, तो सेल्स भी अगर डिटेल में निकालेंगे तो सेल्स में जो है वो माइनस सेल्स रिटर्न होंगी ताकि करंट सेल्स आ जाए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी ट्विकिंग होती चली जाएगी, ये बड़ी होती जाएगी चीज़। सेल्स को देखें तो सेल्स अकेली नहीं है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने जाएंगे तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की पूरी कहानी आ गई। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो, ये सब आपके पास लिखा हुआ है। इसमें जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री कि पहले हमारे पास पहले सब सामान क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री, मजीद हमने कितना खरीदा, परचेजेस, और कितना सामान बच गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री। बाज़ाहिर देखने में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे निकलती है, पहले सामान कितना तैयार मौजूद था हमारे पास, हमने मजीद कितना सामान खरीदा, और कितना सामान साल के आखिर में बचा हुआ है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। लेकिन इनमें से हर एक को और डेप्थ में देख सकते हैं आप। जैसे परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस होनी चाहिए, है ना? ये बात समझ में आ रही है? मेरे पास देख रहे हैं आप लोग? तो देखिए, हम जब एलिमेंट्स जितने भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के या किसी भी चीज़ के एलिमेंट्स को देखेंगे, तो जितना उन एलिमेंट्स में हम जूम करते जाएंगे उतना ही उसमें डेप्थ और डिटेल बढ़ती जाएगी। तो बिल्कुल बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर सेल्स में से माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। लेकिन सेल्स को ही डीप जाके देखेंगे तो सेल्स के अंदर निकल के आएगा, सेल्स अकेली सेल्स नहीं होती बल्कि इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करना होता है, फिर जाके एक्चुअल सेल्स निकल के आती हैं।
तो वो जो जैसे वेबसाइट्स पे होता है ना, मेन्यू बने हुए होते हैं, मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर सब मेन्यू खुलते हैं, तो ऐसे ही खुलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ जाएगा। थोड़े दिन की प्रैक्टिस से 4 से 5 इनकम स्टेटमेंट्स बनेंगी, आपको याद हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें वहाँ पुट करेंगे, वहाँ वो चीज़ हो नहीं हो, आप खुद तलाश करेंगे कहाँ गई, सेल्स रिटर्न कहाँ है, सेल्स रिटर्न कहाँ है, क्योंकि आपको पता है सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न आती ही है। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देखेंगे तो उसमें आएगी ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री के पहले से क्या सामान पड़ा हुआ है, उसमें प्लस करेंगे जो हमने परचेज किया, उसमें माइनस करेंगे जो अब क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो हमारा वो सामान जो बिका उसकी कीमत आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो परचेजेस खाली परचेज नहीं है, इसमें से परचेज रिटर्न भी माइनस होती हैं, तभी एक्चुअल परचेज निकलेंगी। सारी चीज़ जो परचेज की हुई डाल दिया तो गलत हो जाएगा, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होगी। लेकिन खाली चीज़ जो खरीदी थी वही काउंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो खर्चा हुआ उसको यहाँ तक लाने का वो उसमें ऐड होना चाहिए, विच इज कैरेज इनवर्ड्स। तो इस तरह से आप जूम करते जाएंगे और आपको चीज़ें खुलती चली जाएंगी कि अच्छा ये भी चीज़ इसमें डाल सकते थे, ये भी चीज़ इसमें डाल सकते थे। इसमें से एक और चीज़ माइनस होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपये इन्वेंट्री थी पहले, 500 रुपये की परचेजेस की, जिसमें से 100 रुपये की परचेजेस वापस हुई, क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपये है। बताओ कितना बचा सामान, देख के बताओ ज़रा, शाबाश। कैरेजिन इस वक्त समझ लें 100 रुपये कैरेजिन लगा दिए, सारी वैल्यूज़ दे दी मैंने। ओपनिंग स्टॉक 100 रुपये था, उसमें ऐड किया परचेजेस को 600 हो गया, उसमें से माइनस किया परचेज रिटर्न वापस 500 हो गया। हाँ शाबाश, किताब देखने से ये फ़ायदा होता है। 100 रुपये का ओपनिंग स्टॉक था, 500 रुपये का परचेजेस हुई, 600 हो गया। 100 रुपये माइनस किए परचेज रिटर्न के, वापस 500 हो गया। 100 रुपये कैरेज इनवर्ड पड़ा, फिर 600 हो गया। 100 रुपये माइनस किए क्लोजिंग स्टॉक के, 500 रह गया। लेकिन जब देखा तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, वो जो सामान हमने बेचा था वो 400 रुपये का था, 400 रुपये वाला सामान बेचा था हमने, यहाँ पे 500 का आ रहा है। तो अभी और भी कोई चीज़ है जो यहाँ हमने हिसाब में नहीं लगाई जी, यहाँ पे एक चीज़ और माइनस होगी क्लोजिंग स्टॉक से पहले, वो माइनस होगी वो सामान जो हमने अपने इस्तेमाल के लिए खुद ही यूज़ कर लिया, वो पापड़ जो हम खुद खा गए। ठीक है, ड्राइंग नहीं, ड्राइंग का तो मतलब ड्राइंग का पार्ट है। ड्राइंग तो जब स्पेसिफिकली बोलते हैं तो आप कहते हैं कैश ड्राइंग, बैंक से ड्राइंग। ठीक है, तो गुड्स फॉर ओन यूज़ का की टर्म यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गुड्स फॉर ओन यूज़, अब ये ओन यूज़ जो है वो ऑन यूज़ पर ओनर का भी हो सकता है और ओन यूज़ बिजनेस का भी हो सकता है। बिजनेस टेप बनाता है, स्कॉच टेप बनाता है, कुछ स्कॉच टेप खुद इस्तेमाल कर लेता है, तो फॉर ओन यूज़ बिजनेस ने निकाल लिया, वो डब्बे पैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। बिजनेस गत्ता बनाता है, गत्तों को गत्ते के डब्बे में पैक करके देता है, तो उसमें से भी कुछ गत्ता निकाल लेता है, तो फॉर ओन यूज़ हो गया ना, तो वो कॉस्ट में शामिल हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आप देख के खुद आपको फैसला करना है वैसे तो, लेकिन आपका स्कोप अकाउंटिंग का बहुत छोटा सा है, इतनी सी ही चीज़ें बस आएंगी कि आपको याद ही हो जाएंगी। लेकिन एक्चुअली जब आप रियल अकाउंटिंग करते हैं तो बहुत सी कॉस्ट ऐसे निकल के आती हैं कि आपको उसका फैसला करना होता है कि क्या ये प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा है या ये सेल्स कॉस्ट का हिस्सा है। ये जो खर्चा हुआ ये प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा हुआ या ये बेचने के लिए। स्टेपल पेन्स आए थे तो हम पूछते हैं ये स्टेपल पेन्स कहाँ इस्तेमाल हुए, पैकिंग के लिए इस्तेमाल हुए, डब्बे की बनाते वक्त इस्तेमाल किए गए, या ये स्टेपल पेन्स जो है वो जब बेच रहे थे तो रसीद के ऊपर आपने जो है वो स्टेपल किया था। अगर वो रसीद पे स्टेपल किया था तो ऑपरेशनल एक्सपेंस में आएगा और यानी बाद में से माइनस होगा और नेट प्रॉफिट में की तरफ जाएगी बात। और अगर प्रोड्यूस करते वक्त वो स्टेपल पेन यूज हुए थे तो फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। तो यूं हम ये फैसला करते हैं कि हमें इधर जाना है या इधर जाना है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, आखिरकार प्रॉफिट तो उतना ही निकल के आएगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि हमें देखना होगा कि हमारी कॉस्ट अगर ज़्यादा आ रही है तो कहाँ ज़्यादा आ रही है, प्रोड्यूस करने में ज़्यादा महंगा पड़ रहा है हमें या उसको बेचने की एफर्ट्स में ज़्यादा हमें खर्चा पड़ रहा है। तो हम अगर कॉस्ट कट करने की तरफ जाएंगे तो किसकी तरफ जाएंगे, कौन सी वाली कॉस्ट को हम टारगेट करें, ये सारे फैसले करने के लिए हमें इसको अलग अलग करना जो है वो ज़रूरी होता है। तो ये बातें मैंने आपसे कही। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट जब आप बना रहे होते हैं, आप लोग तो माशाल्लाह बना चुके हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट वर्टिकल भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट का टर्म सही यूज़ कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, गलत नहीं कर रहा। इनकम स्टेटमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फॉर्मेट में बनती है। एक एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। पेज नंबर मैं मेंशन करता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगी। ये कौन सा पीछे से ऑन हुआ है भाई, ये कौन खुला हुआ है, नज़र नहीं आ रहा मुझे।
ठीक है, देखिए जी ये तो हमारा पेज नंबर, ये इनकम स्टेटमेंट है। अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा मैं कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाइए। मेरे पास पेज नंबर क्या है मैं बताता हूँ। दिस इज पेज नंबर 8.6। नहीं ये नहीं है, ओके ये क्या है, मैं एक मिनट निकालता हूँ। देखिए जरा गौर से देखिए, इसमें सेम इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, लेकिन एक दफा हॉरिजॉन्टली बनी हुई है, एक दफा वर्टिकली बनी हुई है। हॉरिजॉन्टली बने होने में क्या होगा, जो भी क्रेडिट टर्म्स होती हैं वो क्रेडिट साइड पे लिखी जाएंगी, और जो डेबिट टर्म्स होती हैं वो डेबिट साइड पे लिखी जाएंगी। और इस तरह से आप अपनी इनकम स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट और लॉस सेक्शन जो है फॉर दिस ईयर आप निकाल सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड, वेजेस, ये देखें इन्होंने यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो इधर पुट इन कर दिए, और यहाँ पे जो बचा वो प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और फिर जो बचा नेट प्रॉफिट आपका, प्रॉफिट फॉर दिस ईयर, उसको आपने आगे कैरी डाउन कर दिया। ऐसा नहीं करते हम, इस तरह से हम नॉर्मली नहीं बना रहे होते। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें सेक्शन ही नहीं बना ना, इसमें एक ओवरऑल इन्होंने एक आपको व्यू दे दिया। जबकि हम यहाँ पे देखें तो यही जो है वो वर्टिकली बनाया हुआ है, ये टी अकाउंट बना दिया। तो इनकम स्टेटमेंट कैन बी ड्रॉन एज अ टी अकाउंट, ये बताना चाह रहे थे खाली। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकली हुई है, ये वहां से आगे बता रहे हैं। ये बात पहले समझिएगा, ये जो अकाउंट है पेज नंबर 100 पे जो ये अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसलिए नहीं निकली हुई नजर आ रही कि ये उससे आगे का बता रहे हैं आपको, कि उससे आगे हम चाहें तो ऐसे कर लें, चाहें तो ऐसे कर लें। ठीक है, चाहे तो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लें, चाहे तो वर्टिकली ड्रॉ कर लें। हम वर्टिकली ड्रॉ करने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, अनलेस के सवाल में डायरेक्टली बोला ही गया हो कि हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये देखिए वही ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकल चुका है, 229,500 ग्रॉस प्रॉफिट निकला हुआ है। उसके आगे से बात चली कि डिस्काउंट्स आएंगे, उसके अंदर वेजेस और सैलरीज जो हमारी जनरल एक्सपेंस हैं वो आएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स इस तरह का हो गया, और ऑपरेशंस के जो प्रॉफिट्स हैं वो आखिर में निकल के आएंगे, उसमें से कोई इंटरेस्ट वगैरह माइनस होगा। जी, ट्रेडिंग सेक्शन पीछे हमने देखा एक नज़र, और प्रॉफिट और लॉस सेक्शन उन्होंने बताया दोनों तरह से बन सकता है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। उसकी सिर्फ शक्ल देख लें कि फॉर्मेटिंग आपको पता है कि कैसे होती है, ये हम याद कर लेंगे, मतलब ये याद ही हो जाएगा बना बना कर कि ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो किस शक्ल में माइनस करते हैं। ये हमारा कन्वेंशन है। अच्छा, अगर आपसे कहें कि भाई पहले मैंने वेजेस माइनस कर दी, बाद में मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया, या पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया बाद में वेजेस माइनस किया, आंसर तो सेम आना है। आंसर सेम आना है, लेकिन ये जो स्टेप है ना कैलकुलेशन के, ये स्टेप कन्वेंशनल हैं। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है कि हमेशा हर दफ़ा इसी तरह किया जाता है, इसलिए जब कोई चेक करने जाता है तो उसको एक नज़र में पता चल जाता है कहाँ क्या चीज़ प्रॉब्लम है। अब्दुल्ला भाई, चेकिंग करते वक्त जब कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है ना तो रिव्यू आसान होता है। जब कन्वेंशन को फॉलो नहीं करेंगे आंसर तो ठीक आएगा, लेकिन जब रिव्यू करने कोई पहुंचेगा तो उसको ये पता नहीं चलेगा ये क्या आंसर आ रहा है, ये किस चीज़ का जवाब है, यहाँ पे तो ये पुट होना चाहिए था। जब ऑटोमेटिकली हर चीज़ अपनी जगह पे पुट होती है, वो नहीं कि शेफ जब खाना पका रहा होता है तो आपने देखा है बड़े होटल्स के अंदर उसकी जिस जगह पे जो मसाला होता है उस जगह पे वो मसाला होता है। अब अगर नमक को सीधे हाथ पे करके मिर्च को उल्टे हाथ पे कर दें, या मिर्च को सीधे हाथ पे करके नमक को उल्टे हाथ पे कर दें, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो चीज़ें तो वहीं रहेंगी। लेकिन वो जब जल्दी-जल्दी काम करता है तो कन्वीनियंस उसको जो चीज़ जहाँ रखने की आदत है वहीं से उठा के डालने में वो बगैर देखे काम करेगा। बिल्कुल इसी तरह से अकाउंटेंट्स ने जो कन्वेंशन फ़ॉलो की होती है वो इसलिए की होती है कि दूसरा अकाउंटेंट जब काम चेक करे, कोई रेशियो निकाले, कोई फैसले कर रहा हो, तो उसको देख के एक नज़र देख के सारी चीज़ें पता चल जाएँ क्या चीज़ कहाँ है, कहाँ होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ज़रा अब मैं आपको एक नज़र दिखाता हूँ। आप लोग शाबाश जो आपके पास पीछे मौजूद है ट्रायल बैलेंस, एक नज़र उस ट्रायल बैलेंस को देखें, और पेज नंबर 101 पे जो है इन्होंने इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है उसको देखिए। तो ट्रायल बैलेंस पे उसूल ये है कि जब ट्रायल बैलेंस से जो इनकम्स यानी रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे उठ के इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। और मैं इस पे क्या करता हूँ, मैं जितने रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस होते हैं उनके ऊपर आई बनवा देता हूँ, और जो एसेट लाइबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी होती है उस पर बी बनवा देता हूँ, ताकि क्या होता है कि आपको पता रहे कि क्या चीज़ कहाँ जा रही है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का पहला उसूल ये है कि ट्रायल बैलेंस से जब इनकम स्टेटमेंट पे या बैलेंस शीट पे कोई चीज़ जाएगी तो आप टिक लगाएंगे।
उसकी अमाउंट के सामने टिक लगाएंगे ताकि आपको याद रहे कि ये पहुंचा दिया आपने, ताकि जब आप ट्रायल बैलेंस पे वापस जाएं, पेपर में अलाउ होता है, आप टिक लगा सकते हैं, ये तो रिक्वायर्ड है कोर्स में। अगर बहुत मसला है तो आप पेंसिल से डॉट लगा दें। आपको अगर कोई मना करता है कि निजी पेपर पे कोई भी कुछ भी ना लिखें तो डॉट तो लगा ही सकता है, ठीक है, तो आप डॉट लगा दें पेपर पे। हाँ, और इसी तरह से आप कोई सिंबल बना लें, अगर आपको लगता है कि आप आई और बी नहीं लिख सकते तो आप डैश और डॉट लगा दें, ठीक है, डैश और डॉट लगा के भी आप बता सकते हैं कि कौन सा जो है वो इनकम स्टेटमेंट है और कौन सा बैलेंस शीट है, ठीक है। तो ज़रा आप लोग ट्रायल बैलेंस खोलिएगा, बच्चों ने ट्रायल बैलेंस आप लोगों ने भी अपने पास खोल लेना है। ये रहा ट्रायल बैलेंस जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इस इन्फॉर्मेशन को पोस्ट कैसे किया गया, अब मैं ज़रा जल्दी से आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाता हूँ। दिस इज पेज नंबर वॉक थ्रू 8.6। सबसे पहले रेवेन्यू यानी सेल्स लिखी गई, ठीक है, और सेल्स की फिगर्स को फाइनल किया गया। सेल्स में से सेल्स रिलेटेड जो जो चीज़ें माइनस हो सकती हैं माइनस कर दी। तो फिलहाल हमारे पास है सेल्स में से सेल्स रिटर्न हम माइनस करते हैं, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस की फाइनल फिगर हमारे पास आ गई। देखिए इनकम स्टेटमेंट को 3 कॉलम में बनाया गया है। 3 कॉलम वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट है, वर्टिकल चलेगी 3 कॉलम में। कोई कैलकुलेशन है लंबी तो वो सबसे लेफ्ट कॉलम में आएगी, और जो बिल्कुल फाइनल फिगर्स हैं वो सबसे राइट कॉलम में आएंगे। तो ये भी आपको याद हो जाएगा कि फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है सेल्स और सेल्स रिटर्न एक ही कैलकुलेशन है बस, इसलिए हम सेकंड कॉलम से शुरू करके फाइनल फिगर को थर्ड कॉलम में दे देते हैं। नजर आ रही है पेज नंबर जो वॉक थ्रू 8.6 है। फिर आप आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमने क्या किया, सबसे ऊपर ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी, इसमें ऐड होनी है परचेजेस, ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी, ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ हमने परचेज लिखी, कुछ लाइन मेरी सीधी नहीं बन रही शायद। ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी, फिर परचेजेस लिखी, परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस किया, और उसमें से वो सामान भी माइनस किया जो खुद इस्तेमाल किया था, देख रहे हैं, और ये टिक करते गए वहां पे, ट्रायल बैलेंस पे टिक करते गए और यहाँ यहाँ पोस्ट करते गए। फिर उसमें ऐड किया कैरेज इनवर्ड्स की, जो सामान लाने के लिए खर्चा हुआ, टोटल जो गुड्स आए वो जो खर्चा बना वो बना, ओपनिंग स्टॉक और ये सब कुछ मिला के 72,800 आखिर में बन गया। 7,100 और 65,700 को आपस में मिलाया तो बन गया 72,800। दिस इज ओपनिंग इन्वेंट्री और सारी परचेजेस का जो आखिरकार टोटल आया, और फिर इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस किया 7,600। क्लोजिंग इन्वेंट्री का डेटा मैंने बताया था कहाँ होता है, अलग से ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होता है, वो आपको देखना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में माइनस किया तो बचा 65,200। सो दिस इज आर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, ये ट्रेडिंग बिजनेस है, जो सामान खरीदता है और बेचता है, खरीदता है और बेचता है, तो इसलिए परचेजेस ही बस उसका मेन बिजनेस है। परचेज किया, परचेज के ऊपर जो खर्चा हुआ वो नोट किया और क्लोज कर दिया। तो आखिर में क्या बचा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 29,500 का है। याद रखिए ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद हम उसमें डिस्काउंट रिसीव्ड ऐड कर देते हैं, ठीक है, जहां कहीं, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड किस चीज़ पे होगा, डिस्काउंट किस चीज़ से मिला होगा हमको, परचेजेस पे, तो वो कॉस्ट वाली साइड पे जाएगा। अभी ऑपरेशनल प्रॉफिट में नहीं आएगा, ये ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं है, बेचते हुए प्रॉफिट नहीं हुआ ये हमें अपने खरीदते वक्त ट्रेडिंग के वक्त प्रॉफिट हुआ था, तो इसलिए इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करते हैं, और जो हमारी अमाउंट बनती है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर डिस्काउंट। तो एक बात सुनिए, तो परचेजेस में नॉर्मल प्राइस ही ऐड होती है? परचेज में परचेज की जो प्राइस है वो ऐड हो रही होगी, जो परचेज का जो क्लोज होगा परचेज में, परचेज का यहाँ क्लोज होगा। आप अगर गौर करें ट्रायल बैलेंस जरा खोल के देखें, जब आप परचेजेस लिख रहे हैं तो परचेज में आपने 10,000 की फिगर लिखी, अगर कोई परचेज रिटर्न हुई है तो अलग से लिखी है 9,000, बाद में एडजस्ट होगी। अगर कोई डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट का एक अकाउंट बना है ना अलग से, डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है तो अब उसको आपने परचेज के साथ एडजस्ट तो करना है ना, या नहीं करना। सोचें, जो डिस्काउंट परचेज करते वक्त मिला है
वो नेट प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ट्रेड करते वक्त हमें मिला। हमने जब सामान कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर कहीं एडजस्ट होगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ ये अटैच होगा। ये सेल करने वाले का काम नहीं है कि सेल करने वाले ने बड़ा कमाल दिखाया कि परचेज करते वक्त डिस्काउंट रिसीव कर लिया, है ना। सेल्समैन का तो काम नहीं हुआ, सेल्समैन का तो फायदा नहीं है, ये फायदा तो परचेजर ने दिखाया हमें। इसलिए वो जो डिस्काउंट रिसीव्ड है उसको हम ऊपर वाले सेक्शन के साथ अटैच करते हैं, और डिस्काउंट अलाउड भी पीछे आएगा। वैसे इसको अभी हम बात करेंगे डिस्काउंट अलाउड कहाँ ऐड होगा। जैसे जैसे हमारे पास ये फिगर्स बनती जाएंगी ना, ये इसके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स चलेंगे अभी, कि डिस्काउंट्स कैसे हैंडल होते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे हैंडल होती है, चीज़ों को फिर हम अलग से डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक पे पूरा पूरा चैप्टर है। तो बता मैं सिर्फ ये रहा था कि परचेजेस के वक्त डिस्काउंट रिसीव्ड क्लोज नहीं किया जाता, रिकॉर्ड किया जाता है खाली, उसका एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है। जब वो अकाउंट अलग से मौजूद है और ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है आपको, जैसे आपने ट्रायल बैलेंस में देखा कि डिस्काउंट रिसीव नजर आ रहा है तो आपको समझ में आ गया इसको परचेज के साथ मुझे एडजस्ट करना होगा बाद में, इसलिए ये बाद में एडजस्ट हो रहा है। जो नॉर्मल प्राइस जिस पर खरीदा था पहले वही आएगी, वही आएगी और वही रिकॉर्ड में है, वही तो बैलेंस में थी। डिस्काउंट जब भी हुआ है तो उसका अलग से अकाउंट बना है, परचेजेस के में तो कोई चेंज नहीं आया। और अगर परचेज की फिगर पहले से ही डिस्काउंट से एडजस्टेड थी तो फिर डिस्काउंट का कोई अलग से अकाउंट नहीं बना होगा। तो फिर अब आप आगे चलते हैं, फिर इसमें से हम डिस्काउंट अलाउड माइनस करते हैं। डिस्काउंट अलाउड यहाँ नीचे माइनस करते हैं क्योंकि हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंस है। वो कैसे कि हम कारोबार कर रहे थे, जवार भाई मेरे पास है, उन्होंने कहा कि सर आप 1000 रुपये का बेच रहे हैं यार, अपने स्टूडेंट के लिए कुछ खर्चा कुछ कम करें ना। मैंने कहा चलो यार तुम्हारे लिए 100 रुपये कम कर देता हूँ। अब ये मेरे बेचने वाले का, बेचने वाला सेल्समैन जो खड़ा है ना, ये वहाँ खर्चा करा रहा है मेरा। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो यहाँ आएगा। ये वेजेस हैं जो कि सेल्समैन और जो गुड्स सेल करने के लिए जो भी मुझे वेजेस पे करनी पड़ी है वो आई। जनरल एक्सपेंस जो दूसरे हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मैंने बताया कि वो हमारे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, जो जो प्रॉपर्टी मैंने ट्रेडिंग के लिए अपनी कोई दुकान वुकान ली हुई है उस पर देना पड़ रहा है। तो ये जो भी मेरे ऑपरेशन हैं उसमें से जो प्रॉफिट निकल के आया वो ये निकल के आ गया आखिर में। उसमें अगर कोई मैंने लोन लिया हुआ है और लोन पे कोई पेमेंट की है, चूंकि वो मेरे सेल्स का कोई हिस्सा नहीं है, वो सेल्स का एक्सपेंस नहीं है, सेल्समैन की कोई गलती नहीं है, इसलिए ऑपरेशन एक्सपेंस में लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो यहाँ नहीं आएगा बल्कि नीचे अलग से निकाला जाएगा और उसको माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। और ये फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, हर दफ़ा आप इसी तरह से करेंगे तो तीसरी चौथी इनकम स्टेटमेंट में जाके आपको रट जाएगा कि ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। मज़े की बात आप लोगों के लिए आसानी है कि आपके पास एक गिवन लिमिटेड अकाउंट्स हैं, जो आपको एक दफ़ा अकाउंट्स बता दिए गए, बस उन्हीं में आप खेलेंगे, नए पत्ते आपको नहीं दिए जाएंगे। यही 52 पत्ते हैं, इन्हीं 52 पत्तों की शक्लों में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा नहीं होगा एक नई चीज़ आ गई कि ये भी एक खर्चा था जो बिजनेस का हुआ था, अब आप खुद फैसला करो कि कहाँ जाएगा। हालांकि मैंने आपको उसूल बता दिया है, आप कर सकते हैं फैसला। आपको ये देख लेना है कि उसकी इंग्लिश देख के आप समझ सकते हैं कि ये खर्चा ट्रेडिंग में परचेज करते वक्त था या सेल्स करते वक्त था। परचेज करते वक्त था तो ऊपर जाएगा, सेल्स करते वक्त था तो नीचे आएगा। और अगेन सेल्स करते वक्त ऐसा खर्चा था जो सेल्स के भी बाद ही हुआ होगा, उसका सेल्स से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको आप बिल्कुल आखिर में लाके, जैसे कि इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट को नीचे ट्रेड रिकॉर्ड किया, वो कर सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई ट्रेडिंग के हवाले से। आप आगे चलिए ज़रा, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये कहाँ है, यस। आपके पास, अच्छा मैंने इसकी तस्वीर नहीं ली हुई, आपके पास जैसे वॉक थ्रू करते हैं मैं आपको दिखा दूँ। आपके पास पेज नंबर 96 पे ट्रायल बैलेंस मौजूद है। इसको उन्होंने देखें ब्लू और ग्रीन से सेपरेट किया हुआ है, तो आप बता सकते हैं क्या चीज़ सेपरेट हुई हुई है। पेज नंबर 96 पे मेरे पास है ना, एसेट्स, और मेरे पास 96। अच्छा जो भी है, एसेट्स अलग हुई हुई हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की दोनों चीज़ें अलग अलग की हुई हैं इन्होंने आपको समझाने के लिए। पेज नंबर 96 जो मेरे पास आ रहा है उसको आप 98 कह लें, जो भी पेज है सही, ठीक है। ये ब्लू और ग्रीन से अलग अलग किया हुआ है, हम इसके ऊपर छोटा छोटा लिख के अंदाज़ा कर लेते हैं। फिर दोबारा आप देखिए पेज नंबर 99 पे
दोबारा इन्होंने दिखाया ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके, आपकी लेफ्ट वाली समीर की इनकम स्टेटमेंट निकाल के दिखाई पिछले ट्रायल बैलेंस से। आपके लेफ्ट हैंड वाले पेज पे जो ट्रायल बैलेंस है, खाली ट्रेडिंग सेक्शन दिखाया है, पूरा नहीं दिखाया। नेक्स्ट में प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन दिखाया है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए अपने पास यहाँ पे नहीं दिखा रहा क्योंकि अब ये वही उसी की एग्जाम्पल है जो मैं बात कर चुका हूँ, उसमें कुछ नया नहीं है। वही रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न, वही ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज रिटर्न, गुड्स फॉर ओन यूज, कैरेज इनवर्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये रट जाना चाहिए आपको कि ट्रेडिंग इनकम स्टेटमेंट निकालना है ट्रेडिंग सेक्शन, और फिर आपने निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन कैसे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन जो है वो उन्होंने ऊपर नीचे दोनों तरह से निकाल के दिखाया हुआ है, ये आपने देख लिया ना। दिस वाज समीर, मैंने यही दिखाया था आई थिंक आपको, समीर जी यही दिखाया था कि इन्होंने इसको वर्टिकली दिखाया और हॉरिजॉन्टली भी दिखा दिया। अच्छा आगे चलें, फिर इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट भी बना के दिखा दी इन्होंने, ये भी हम देख चुके हैं। ये रही, ये हम देख चुके हैं। वॉक थ्रू 8.6 की बात हो रही है जो हम कर चुके हैं। अब देखिए जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे, जैसे मैंने कहा इनकम स्टेटमेंट जब बनेगी, इनकम स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो इनकम स्टेट और जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट पार्ट नहीं है उसका, बैलेंस शीट सिर्फ एक स्नैपशॉट है। बैलेंस शीट अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है बल्कि स्नैपशॉट होती है, इसलिए उसके लिए एंट्रीज नहीं की जाती। लेकिन इसका इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो वो वाला अकाउंट क्लोज करते हैं, ये वाला अकाउंट खोलते हैं, तो एक तरह से एक अकाउंट है, एक नई तरह का अकाउंट है। तो जी इनकम स्टेटमेंट इज एन अकाउंट जहाँ पे कि पिछले एक्सपेंसेस क्लोज होते हैं और दोबारा से नए सिरे से खोले जाते हैं। पिछली इनकम्स क्लोज होती हैं, इनकम स्टेटमेंट में जाके शो हो जाती हैं और दोबारा से नए सिरे से खोली जाती हैं। तो देखें ये इन्होंने यहाँ दिखाया है, समीर का नॉमिनल लेजर दिखाया है, परचेज अकाउंट कैसे क्लोज होता है। तो बहुत आसान सी बात है, पेज नंबर 102 में देखिए समीर का परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट का बैलेंस कितना था, 65,000। डेबिट में आ रहा होगा ना, डेबिट साइड पे 65,000 हैवी आ रहा है, 65,000 डेबिट साइड पे नजर आ रहा है ये अमाउंट। तो इसको ले गए, ये बैलेंस कैरी डाउन करके चलते होंगे। इस दफा बैलेंस कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड नहीं किया बल्कि इनकम स्टेटमेंट में पोस्ट कर दिया। तो यूं इनकम स्टेटमेंट डेबिट और समीर का परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया और क्लोज हो गया परचेज अकाउंट। नेक्स्ट मंथ से नए सिरे से आएगी, पूरा अकाउंट ही क्लोज हो गया। कैरी डाउन परचेज का अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हुई है बेटा, कब टी अकाउंट सीखेंगे आप, कब कब सोचेंगे। इनकम स्टेटमेंट डेबिट तभी यहाँ क्रेडिट में लिखी नजर आ रही है, अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है वो परचेज। तो हमेशा डेबिट पर आती है, जी तो ये डेबिट साइड पे इन्होंने डेट टोटल टू डेट कर दिया और फिर वो दूसरी तरफ इनकम स्टेटमेंट कर दिया। इनकम स्टेटमेंट लिखते हुए इनकम स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे ही गई परचेज। ठीक है, इसके लिए हम इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे ही इसको लेके गए। तो अकाउंट जो एंट्री बनी होगी वो बनी होगी इनकम स्टेटमेंट डेबिट और परचेजेस क्लोज्ड क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट करके परचेज को क्लोज कर दिया। देखें इसी तरह से आगे देखें, परचेज रिटर्न का अकाउंट है, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड पे ही बैलेंस आ रहा है, इसका टोटल बैलेंस 500। इसको क्लोज कैसे किया, पेज नंबर 102 पे देख रहे हैं सब लोग, जवार भाई, अब्दुल्ला भाई। परचेज रिटर्न को कैसे क्लोज किया है कि परचेज रिटर्न का अकाउंट जो है वो डेबिट किया है और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट की है, ये रही। बिल्कुल ही तरह से जितने भी अकाउंट होंगे, जैसा डिस्काउंट रिसीव जो है वो क्रेडिट होता है, तो उसको क्लोज किया है तो डिस्काउंट रिसीव डेबिट, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट की साइड पे शो हो जाएगा। अभी अपने अकाउंट में क्रेडिट की साइड पे शो हो रहा था, फिर इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट की साइड पे शो हो जाएगा, यहाँ से मामला क्लोज हो जाएगा। एक और अकाउंट देखिए, वेजेस एक्सपेंस होता है और उसका टोटल एक्सपेंस 11,200 डेबिट साइड पे आ रहा होगा। अब इन्होंने इनकम स्टेटमेंट से इसको क्लोज किया तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट और वेजेस का अकाउंट क्रेडिट, ताकि एक ही अकाउंट क्लोज हो जाए। तो यूं इन्होंने सारे अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज किए हैं। ये जो कैरी डाउन हर महीने करते थे, आखिरकार जाके वो जब इनकम स्टेटमेंट बनी तो कैरी डाउन का मसला खत्म हो गया, क्लोज हो गया, अब नए सिरे से शुरू होगा। कुछ चीजें जिसमें के बैलेंस आगे जाएगा, अक्सर चीजें तो क्लोज हो जाएंगी इनकम स्टेटमेंट के साथ, जैसे कि इस साल के खर्चे यहाँ क्लोज हो जाएंगे। अब अगले साल की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो पिछले साल के खर्चे कैरी डाउन थोड़ी होंगे, है ना। अगर हर महीने की इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं आप और वेजेस निकालते हैं, तो अगर पिछले महीने की वेजेस निकाल के इनकम स्टेटमेंट बन चुकी है तो इस महीने पिछले महीने की वेजेस कैरी डाउन थोड़ी होंगी, वो तो जीरो हो जानी चाहिए। तो उसको जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट के साथ क्लोज करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि बिल्कुल जैसे कि इनकम स्टेटमेंट इज अनदर टी अकाउंट, यहाँ के सारे टी अकाउंट का कचरा जमा किया और इनकम स्टेटमेंट में ड्रॉप कर दिया।
और इनकम स्टेटमेंट में आखिर में एक बैलेंस आ रहा होगा, वो कहाँ जाएगा, कौन बताएगा? नहीं, बैलेंस शीट तो टी अकाउंट है ही नहीं, बैलेंस शीट तो एक स्नैपशॉट है, बैलेंस शीट अकाउंटिंग का सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। बैलेंस शीट तो अलग से एक स्नैपशॉट लेते हैं, चले जाते हैं, उसमें कोई अकाउंटिंग का कोई एंट्री पास नहीं होती बैलेंस शीट के लिए। तो इनका जैसे सारे अकाउंट्स है ना, आपने कहा इस महीने 1000 का खर्चा हुआ, 2000 की परचेज हुई, अगले महीने नए सिरे से खर्चा नजर आना चाहिए, नए सिरे से परचेज नजर आनी चाहिए, इस परचेज और खर्चे को क्लोज करो। आपने कहा इनकम स्टेटमेंट डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, परचेज खत्म हो गई। आपने कहा इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट और सेल्स डेबिट, सेल्स खत्म हो गई। अब दोनों चीजें इनकम स्टेटमेंट में आ गई, 2000 की सेल्स, 1000 की परचेज। इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस नजर आ रहा है 1000 रुपए का प्रॉफिट, ये कहाँ जाएगा अब? ये अकाउंट, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट इस महीने की क्लोज होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट आ गया, चले 1000 रुपए का, अब ये कहाँ जाएगा प्रॉफिट? प्रॉफिट का अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट का कोई अकाउंट ही नहीं होता, कैपिटल में जाएगा, कैपिटल में ड्रॉप हो जाएगा जाके, और कैपिटल बढ़ जाएगा उसकी वजह से, और सब कुछ सफाशट हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, दोबारा से अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये पिछले जो भी खत्म हो गए, क्योंकि वो सारे रनिंग एक्सपेंसेस थे ना। जो रह जाएगी वो एसेट रहती है, एसेट साल के साल रहती है, हर साल कम होती जाती है, उसको डेप्रिशिएट करते हैं, इससे पूरा अलग से चैप्टर है। जो रह जाएंगी लायबिलिटीज रह जाएंगी, जो नहीं पे की होंगी वो रह जाएंगी, ओनर्स की इक्विटी रह जाएगी, बस ये 3 चीजें रह जाती हैं। इनकम्स और एक्सपेंसेस हर दफा इनकम स्टेटमेंट में गिरे तो खत्म हो गए, अब पीछे से उसका बैलेंस क्लियर हो गया। और इनकम स्टेटमेंट भी जब खत्म होगी, क्लोज करेंगे, तो उसमें जो भी अमाउंट है, लॉस है तो लॉस ओनर इक्विटी में जाएगा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ओनर इक्विटी में जाएगा, और इनकम स्टेटमेंट भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं वो कैसे खत्म होते हैं वो मैंने दिखाया आपको। और आगे देखिए, इन्वेंट्री अकाउंट में एक मसला है। इन्वेंट्री अकाउंट इनकम स्टेटमेंट पे क्लोज होती है, लेकिन आखिर में क्लोजिंग इन्वेंट्री बचती है, जो इनकम स्टेटमेंट से माइनस कर दी जाती है। इनकम स्टेटमेंट में उसका इफेक्ट नजर ही नहीं आया, मतलब माइनस कर दी गई। तो वो जो अमाउंट इन्वेंट्री की माइनस कर दी गई, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो एक एंट्री बनेगी नए सिरे से, जो कि इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेगी और इन्वेंट्री को डेबिट करके दोबारा से इन्वेंट्री का दरवाजा खोलेगी, क्योंकि इन्वेंट्री क्रेडिट करेगी। इनकम स्टेटमेंट के बाद भी मौजूद होगी ना, इस साल की इनकम स्टेटमेंट बन के खत्म हो गई, लेकिन जो सामान स्टॉक में मौजूद था वो तो अभी भी मौजूद है, उसका क्या करें, तो वो दिखना चाहिए। तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट में से जो लेस होती है क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, वो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं हम, कि हम क्लोजिंग स्टॉक के अकाउंट को, यानी इन्वेंट्री के अकाउंट को डेबिट करके इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर रहे होते हैं, और वहां से उसको खत्म कर रहे होते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, तो ये आप एंट्री देख सकते हैं पेज नंबर 103 पे, बकायदा इन्वेंट्री की वो हुई हुई है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक नजर देखिएगा, 7100 राइट साइड पे बैलेंस है इन्वेंट्री का, ये सामान पड़ा था पिछले साल से। ठीक है, 7100 से कैरी डाउन होता हुआ चला आ रहा है, और इसको हमने पहुंचा दिया इनकम स्टेटमेंट में, तो उसके लिए क्या किया, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री यहाँ पे 0 हो गई। लेकिन जब हमने साल का आखिर देखा तो पता चला कि 7600 की इन्वेंट्री और पड़ी थी अभी, तो फिर हमने इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट करके इन्वेंट्री के अकाउंट को डेबिट कर दिया नए साल के लिए। जो इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो अगले साल के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। मुश्किल बात तो नहीं कर रहा मैं, आसान बात है, समझ में आ रही है। पिछले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री 7100 थी, ये हम इनकम स्टेटमेंट में ले गए, ये खत्म हो गया मामला। इस साल जो इन्वेंट्री बची वो 7600 थी, वो हमने यहाँ पहुंचा दी। ये सब इंफॉर्मेशन वहाँ लिखी हुई है, पीछे का इनकम स्टेटमेंट आप देखें तो आपकी इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नए साल की 2008 की इनकम स्टेटमेंट जब बनानी शुरू की तो 2008 की पहली तारीख को 7100 इन्वेंट्री थी। 2008 की पहली तारीख को 7000 इन्वेंट्री थी, वो हमने 7100 ले ली। 2008 की आखिरी तारीख को भी कुछ सामान पड़ा था जो हमें अपनी इनकम स्टेटमेंट में नहीं लेना, ये नहीं चाहिए हमें भाई, ये हमारा सामान बचा हुआ है, ये इस साल की इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, इसको हमने निकाल दिया इनकम स्टेटमेंट में से। ये देखिए, लेस 7600 क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया है, और जब इसको लेस किया है तो इसको हमने जाके दोबारा इन्वेंट्री में पोस्ट कर दिया अगले साल के लिए, कि नेक्स्ट ईयर यहाँ से शुरू कर देना भाई, ये इन्वेंट्री नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री के तौर पे मौजूद हो गया। इन्वेंट्री का जो अकाउंट होता है उसमें ये एक आता है जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, उसके बाद फिर ये आता है जो इसने उसमें डाली इनकम स्टेटमेंट में डाल दी, वो खत्म हो गई। ओपनिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट खत्म हो गई, लेकिन परचेजेस सेल्स रेज होके फिर भी कुछ बचा होगा, जो साल के आखिर में फिर भी बचा हुआ है, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री फिर इन्वेंट्री में डाल देंगे। इनकम स्टेटमेंट को क्लोज किया है, इसलिए इस अकाउंट में वो नजर आ रहा है। टी अकाउंट वापस से याद करें, टी अकाउंट में जो लिखा होता है ना, वो कुछ उसके उसमें क्या हो रहा होता है,
तो अकाउंट जो असल में है उसको देखते हैं कि इसको डेबिट किया है क्रेडिट किया है। तो स्टॉक के अकाउंट को डेबिट किया है और इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट को क्रेडिट किया है, ताकि यहाँ से ख़त्म हो जाए उसका इफेक्ट। ठीक है, वापस पीछे आगे जाते हैं। सॉरी, पीछे आ गए थे हम लोग, कहाँ थे हम? तो आपको देखें नॉमिनल लेजर में इन्वेंट्री का अकाउंट समझ में आ गया। पेज नंबर कहाँ था? पेज नंबर 103। अब जरा पेज नंबर 104 पे आइए। ये आखिरी बात जो मैंने आपसे पूछी थी, जिसका जवाब आप ही लोगों ने माशाल्लाह दे दिया था, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। कि देखिए कुछ चीजें जो हैं वो क्लोज होती हैं किसमें? किसमें क्लोज होती हैं? कैपिटल अकाउंट में। वो क्या क्या चीजें क्लोज होती हैं? सबसे पहले देखिए कैपिटल का बैलेंस कितना था। पहले बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस लिखा हुआ है इसमें 90,000, नजर आ रहा है आपको? पेज नंबर 104 पे था, देख लीजिए प्लीज। आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना? देखिए ना सही से, इसको बीच में करवाइए, देखिए ना, नहीं देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। ये अब तक कैपिटल में जो बैलेंस था, कुछ भी किया होगा पूरे महीने में, कैपिटल का बैलेंस 90,000 आ गया। पूरे साल में जो भी हुआ होगा 90,000 का बैलेंस है। अब साल का एंड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है। तो अगर कोई ड्राइंग की थी तो ड्राइंग इसमें से माइनस होगी 9,300, क्योंकि कैपिटल का अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और कम होता है तो डेबिट होता है। ड्राइंग से कैपिटल का अकाउंट कम होगा, इसलिए ड्राइंग जो है वो इस कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रही है। 9,300 नजर आ रहा है? ये यहाँ पे ड्रॉप होगी ड्राइंग। इसी तरह से जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के अकाउंट को बढ़ाता है। तो कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट के आखिर में प्रॉफिट निकला था ना, वो यहाँ आके ड्रॉप हुआ है। ये वो प्रॉफिट है जो नेट प्रॉफिट पिछले पूरी इनकम स्टेटमेंट के आखिर में निकला था। ये 13 कितना आ रहा है? 13,900 की फिगर आ रही है, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो प्रॉफिट भी कैपिटल अकाउंट में आके ड्रॉप हुआ, उसने कैपिटल अकाउंट को बढ़ाया, इसलिए क्रेडिट हुआ। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, प्रॉफिट डेबिट हो गया, यानी इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो गई। ठीक है, और उसके बाद आपने बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। हर साल ये बैलेंस आगे चलता जाता है, कैपिटल बढ़ा होता जाता है, कम होता जाता है। लॉस होता है अगर, तो यहाँ की इनकम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा अगर लॉस होगा तो। ठीक है, इसी तरह से एक इन्होंने ड्राइंग अकाउंट दिखाया है। ड्राइंग जो है वो दोनों तरह की हो सकती है। एक ड्राइंग हो सकती है कैश ड्राइंग, एक ड्राइंग हो सकती है गुड्स में ड्राइंग, जो इन्होंने परचेज में 300 रुपए की दिखा दी। ये सारी ड्राइंग जाके कहाँ कहाँ क्लोज हो जाएगी? ये कैपिटल के अकाउंट में क्लोज होगी। देखें, कैपिटल डेबिट और ड्राइंग क्रेडिट करके इसको क्लोज किया है। ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए, ये ड्राइंग यहाँ पे क्लोज हुई है। पेज नंबर 104 पे आप देख सकते हैं, नीचे वाले अकाउंट की जो ड्राइंग का बैलेंस था उसको कैपिटल में ले जाके इन्होंने क्लोज कर दिया। ड्राइंग भी हमेशा साल के साल खत्म हो जाती हैं, कैपिटल जारी रहता है हर साल के साल, क्योंकि कैपिटल जो है वो एक एसेट, ओनर इक्विटी और लायबिलिटी। वो ये कि जब ये अकाउंट था तो इसका मतलब ब्रॉड डाउन क्यों नहीं निकाला है कैपिटल में? हर महीने ब्रॉड डाउन निकालते गए। जब फैसला किया कि अब वक्त है इनकम स्टेटमेंट बनाने का, साल के आखिर में एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। जब इनकम स्टेटमेंट बनाई तो सब कुछ क्लोज होगा, अब हर रनिंग आइटम क्लोज होगा। क्योंकि ड्राइंग जो है उसमें दो तरह की ड्राइंग थी। एक कैश ड्राइंग थी जो कि ना रेवेन्यू पे फर्क डाल रही थी ना एक्सपेंस पे फर्क डाल रही थी, और एक परचेज में से ड्राइंग थी, वो परचेज पे फर्क डाल रही थी, इन्वेंट्री कम हो गई उसकी वजह से। तो देखिए, इसमें से जो इन्वेंट्री कम करने वाली ड्राइंग थी उसको परचेजेस के साथ उन्होंने मैनेज किया है, और जो कैश की ड्राइंग थी उसको कैश के साथ मैनेज किया इन्होंने। लेकिन ये सारी की सारी अमाउंट जो इसकी ड्राइंग की थी, जो इसने बिजनेस में से पैसा निकाला है, ये इसके अकाउंट में शो होना चाहिए कि इसका अकाउंट इससे कम हो जाएगा। इसलिए सारी ड्राइंग जब आखिर में कैलकुलेट हुई तो ड्राइंग निकल के इसके इसके कैपिटल अकाउंट को कम करती हुई दिख रही हैं। ये हर महीने हम नहीं कर रहे होते, बल्कि साल के आखिर में जाके जितनी भी ड्राइंग्स कैलकुलेट हुई होती हैं, उसमें से जो गुड्स की ड्राइंग्स हैं उनको पहले हम वहाँ से माइनस कर देते हैं इनकम स्टेटमेंट में से, क्योंकि वो गुड्स निकल गए, गुड्स फॉर ओन यूज़ के नाम से माइनस कर देते हैं। और उन तमाम ड्राइंग्स को जो है वो हम जाके डंप करते हैं कैपिटल अकाउंट में कि भाई सब माइनस करो, इसने ये सारा पैसा लिया, ये सामान लिया, इसके इसके कैपिटल अकाउंट में से माइनस होना चाहिए। तो कैपिटल में से माइनस करने के लिए उसको डेबिट करते हैं, नेचुरल सी बात है। ठीक है, आगे चलें, बात को आगे बढ़ाएं। अच्छा जी, तो ये सारी बात हो गई इनके। अब ये थोड़ी सी बात आपको, सर्विसेज, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेड नहीं कर रहे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो वो निकाल नहीं सकेंगे, परचेजेस का कोई चक्कर ही नहीं होगा उनका। एक जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है वो परचेज करता है, सेल करता है, परचेज करता है, सेल करता है। जो
जो ट्रेडिंग बिजनेस नहीं होगा उसका ये साइकिल अलग बनेगी। ये बात भी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में समझाई थी कि हर तरह के बिजनेसेस के लिए अलग इनकम स्टेटमेंट बनती है। तो उन्होंने छोटा सा ग्लिम्स दिया है, बहुत ज़रा सी फिगर्स दी हैं सिर्फ आपको एक समझाने के लिए कि जो सर्विसेज बिजनेस है, नाई की दुकान है, नाई की दुकान को परचेजेस तो नहीं दिखाएगा ना, उसका एक्सपेंस जो मेजर एक्सपेंस होगा कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस होगा ना, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज हो जाएगा अब मेजर उसका जो एक्सपेंस होगा। तो इसको जरा एक नजर देख लें। A service business is one which does not buy and sell good, पेज नंबर 105। ठीक है। सच एज एन अकाउंटेंट, एन इंश्योरेंस कंपनी, अ ट्रैवल एजेंट, अ हेयर ड्रेसर, नाई आ गया, देखो नाई आ ही जाता है जरूर, and so on. At the end of the financial year, these businesses still need to prepare financial statements. However, the trading account section of the income statement is not prepared as no goods and are sold or bought. Only the profit and loss section of the income statement and a statement of financial position are prepared. बात समझ में आई? इनका तो जो काम है वो है ऑपरेशनल ना, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंस माइनस कर दो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स तो कोई बेचे ही नहीं, तो वो कौन से निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड डायरेक्टली कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि इनका ऑपरेशनल एक्सपेंस ही होगा। तो अभी नीचे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। इनकम स्टेटमेंट ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ रेवेन्यू रिसीवेबल सच एज फी फ्रॉम क्लाइंट, कमीशन, अदर इनकम्स आर क्रेडिटेड एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। बेसिक सी बात है बहुत। The statement of financial position is exactly the same as the statement of financial position of a trading business, क्योंकि एसेट इनकी भी होती है, लायबिलिटी इनकी भी होती है, ओनर इक्विटी इनकी भी होती है, तो बैलेंस शीट तो सेम बनती है, इनकम स्टेटमेंट अलग बनती है, जिसमें कि इनके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला सेक्शन, ग्रॉस प्रॉफिट वाला सेक्शन नहीं होता। अब इन्होंने एक अमाउंट्स दी हुई है, प्रॉपर्टी टैक्स, जनरल एक्सपेंस, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको उन्होंने फॉर्म करके दिखा दिया। पहले हॉरिजॉन्टल शक्ल में देख लें कि जो भी सारे रेवेन्यूज हैं, आप देखें पेज नंबर 105 पे देखें नीचे वाली फिगर्स, 92,150 रेवेन्यू था और 7,300 रेवेन्यू था, ये एक तरफ कर दिया, और जितने एक्सपेंस थे वो दूसरी तरफ कर दिए, जो बचा वो प्रॉफिट फॉर द ईयर था 31,870। ये इन्होंने हॉरिजॉन्टली कर दिया, टी अकाउंट बना के कर दिया। इसी को आप वर्टिकली कर सकते थे, देखते हैं अगले पेज पे वर्टिकली करके दिखाया है कि नहीं दिखाया। जी दिखाया हुआ है कि उन्होंने कमीशन रिसीव और रेंट रिसीवेबल दोनों इनकम्स को एक जगह पुट किया और उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, जो बच गया उसमें से लोन, जैसे मैंने बताया जो लोन लेते हैं ना उसकी सबसे आखिर में ट्रीटमेंट होती है, उसमें से जो 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 आप पे कर रहे होते हैं वो माइनस किया, आखिर में आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर या नेट प्रॉफिट आ गया। तो इट वाज प्रिटी बेसिक, इससे ज़्यादा एडवांस हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पिछले जो शुरू के 5 लेक्चर्स थे उनके अंदर। सो आई बिलीव कि अब आप लोगों के लिए आसान होगा। एक काम आपको अब ये करना है, मैं असाइनमेंट ये दे रहा हूँ कि इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे थे 6 सवाल हैं, छोटे छोटे से 6 सवाल हैं, तो ये सवाल आप लोग करके आइएगा ताकि फिर हम उनको डिस्कस कर सकें। देखिए क्वेश्चन 1 में तो MCQs है ना, MCQ में क्या होता है, छोटे छोटा ये है। क्वेश्चन 2 भी ऐसे ही है, 3 भी ऐसे ही है। करने का काम 4, 5 और 6 में है खाली, तो ये करके आइएगा। इसको करने से आपको इंशाल्लाह हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बैलेंस शीट डिस्कस करूंगा। हमें बहुत तेज़ी से निकलना है, अब ये सारे चैप्टर्स हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर करेंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।